गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम इन ऑनलाइन क्लास 10th क्लास। आज हम चैप्टर 6 केंद्र सरकार, इसके पहले वाली क्लास में हमने संसद के कार्य और शक्तियां पढ़ा था, जिसमें हमने राज्यसभा और लोकसभा पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे कार्यपालिका शक्ति। कार्यपालिका अपने संसद किसके 3 पार्ट्स पढ़े थे, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे कार्यपालिका में राष्ट्रपति कि राष्ट्रपति का क्या योग्यताएं होती है, राष्ट्रपति की कौन सी पद्धति से उसका चुनाव होता है, या फिर उसको पदच्युत करने की कौन सी पद्धति है वो, और राष्ट्रपति की शक्तियां और उनके कार्य, इन सब के बारे में इसमें हम अध्ययन करेंगे। ठीक है, सरकार का दूसरा अंग होता है कार्यपालिका। पहला अंग होता है व्यवस्थापिका, दूसरा अंग होता है कार्यपालिका और तीसरा अंग होता है न्यायपालिका। और कार्यपालिका में अब हम पढ़ेंगे राष्ट्रपति, जो कि एक बहुत महत्वपूर्ण पद होता है। राष्ट्रपति भारतीय संविधान के अनुच्छेद 52 में ये उपलब्ध है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, कि हमारे अनुच्छेद जो कि 52 में ये प्रस्तुत किया गया है कि हमारे भारत एक लोकतंत्रात्मक देश है और उस लोकतंत्रात्मक देश में एक राष्ट्रपति होगा। और अनुच्छेद 53 के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति, संपूर्ण शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। वो इसका प्रयोग संविधान के अनुसार स्वयं या अपने अधीनस्थ पदाधिकारियों से भी करा सकता है, कि या तो अपनी शक्ति का खुद प्रयोग कर सकता है या फिर अपने अधीनस्थ जो भी उनके नीचे जो कार्य करते हैं वो उनसे उस कार्य को करा सकता है। इस प्रकार संघीय कार्यपालिका में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद और भारत के महान्यायवादी होते हैं, कि इसमें संघीय व्यवस्था के अनुसार एक राष्ट्रपति होगा, एक प्रधानमंत्री होगा, उसके उपराष्ट्रपति होंगे और उसके प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति की परामर्श से अन्य मंत्री जो नियुक्त किए जाते हैं उनकी नियुक्ति की जाएगी। भारतीय संघ की कार्यपालिका के प्रधान को राष्ट्रपति कहा जाता है। अगर आपके क्वेश्चन आ जाए कि भारतीय संघ के प्रधान को क्या कहा जाता है, तो भारतीय संघ के प्रधान को राष्ट्रपति कहा जाता है। भारत में ब्रिटेन जैसी संसदात्मक व्यवस्था को अपनाया गया है, क्योंकि ब्रिटेन में संसदात्मक व्यवस्था होने के कारण वहां पे भी संपूर्ण सत्ता राष्ट्रपति के हाथों में निहित है, तो उसी के अनुसार यहाँ पर भी उसको अपनाया गया है। और जिसके अंतर्गत कार्यपालिका का एक वैधानिक प्रधान होगा और दूसरा वास्तविक प्रधान होगा। तो प्रथम होगा राष्ट्रपति और दूसरा होगा प्रधानमंत्री। भारतीय संघ की कार्यपालिका का वैधानिक प्रधान और ब्रिटिश सम्राट जैसे कार्य होते हैं। अब हम अगला राष्ट्रपति पद की योग्यता है कि क्या योग्यता होनी चाहिए। फर्स्ट तो है कि वो भारत का नागरिक होना चाहिए, उसकी आयु 35 वर्ष से ऊपर होनी चाहिए और वो लोकसभा के सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो, कि वो कहीं ना कहीं लोकसभा का सदस्य होना अनिवार्य है। इसके अतिरिक्त कोई भी व्यक्ति जो भारत सरकार या राज्य सरकार या किसी स्थानीय सरकार के अंतर्गत पदाधिकारी हो या फिर किसी भी प्रकार से सरकार का पद उसने धारण कर रखा हो, तो वो उम्मीदवार राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार नहीं हो सकता। कि कोई भी जो लोकसभा हो या राज्यसभा हो या कोई भी सरकारी कर्मचारी हो, वो राष्ट्रपति पद को धारण नहीं कर सकता। तो उसके लिए क्या योग्यता होनी चाहिए, पहले तो वो भारत का नागरिक होना चाहिए, दूसरा उसकी आयु 35 वर्ष से ऊपर होनी चाहिए, तीसरा कि वो लोकसभा का निर्वाचित सदस्य होना चाहिए या कोई उम्मीदवार होना चाहिए, या वो ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होना चाहिए जो सरकारी अनुबंध या सरकारी दोनों पदों से संबंधित रखता हो। ठीक है, अब है राष्ट्रपति का निर्वाचन, कि राष्ट्रपति का निर्वाचन जो चुनाव होता है वो सीधा जनता के द्वारा नहीं होता। राष्ट्रपति का निर्वाचन जो होता है वो अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली होती है। राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष निर्वाचन रूप एकल संक्रमणीय पद्धति के द्वारा, अगर आपसे पूछा जाए शॉर्ट क्वेश्चन में कि राष्ट्रपति का चुनाव किस पद्धति के द्वारा किया जाता है, तो उसका आंसर ये हो सकता है कि एकल संक्रमणीय पद्धति के द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। कि इस
संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, कि जो दोनों सदन है राज्यसभा और लोकसभा के सदनों के निर्वाचित सदस्य और राज्य विधानमंडल तथा 70वें संविधान संशोधन के अंतर्गत संघीय क्षेत्रों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, कि राज्य विधानसभा के सदस्य और संघीय क्षेत्रों के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य वो इसमें शामिल होंगे। एकल संक्रमणीय पद के द्वारा संसद और राज्यों की संघीय विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में विशेष मत पद्धति के अनुसार इसे एकल संक्रमणीय पद्धति के द्वारा कहा जाता है। इस चुनाव में मतदान बिल्कुल गुप्त तरीके से रखा जाता है। इसमें चुनाव किसी के समक्ष नहीं होता, इसको गुप्त रखा जाता है। इस चुनाव में सफलता प्राप्त करने के लिए उम्मीदवार को न्यूनतम कोटा प्राप्त करना अनिवार्य है। कि न्यूनतम कोटा प्राप्त करने का एक सूत्र होता है कि दिए गए वैध मतों की संख्या, कि जितने मत हैं उन मतों की संख्या अपॉन निर्वाचित होने वाले प्रतिनिधियों की संख्या, कि जितने सदस्य निर्वाचित होने वाले हैं उन सदस्यों की संख्या और उसमें +1, कि उसमें एक सदस्य को और ऐड किया जाता है तो इसमें उसको निकाला जाता है। एकल संक्रमणीय पद्धति न्यूनतम कोटे के अनुसार होती है और उस न्यूनतम कोटे का होता है कि दिए गए वैध मतों की संख्या, जितने वे जो मत देने के लिए हैं उन मतों की संख्या और जो निर्वाचित सदस्यों की संख्या है उनको +1 की पद्धति के अनुसार राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। अब ये तो हो गया चुनाव। अब है कि पदच्युत करने की पद्धति, कि क्या पद्धति है जिससे हम उसको हटा सकते हैं। कि भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, किंतु भारतीय संविधान के अनुच्छेद 61 के अनुसार राष्ट्रपति पर संविधान में दी गई पद्धति के अनुसार उस पर महाभियोग लगाकर उसे अपने पद से हटा भी किया जा सकता है, पर उस पर अभियोग लगाने का अधिकार भारतीय संसद के प्रत्येक सदस्य को प्राप्त है। कि उसको अपने पद से हटाने के लिए उसके ऊपर महाभियोग लगाना होता है और महाभियोग लगाने की प्रक्रिया दोनों सदनों के पास में होती है, प्रथम सदन और निम्न सदन, दोनों सदनों के पास में वो उसके पास होती है। अभियोग चलाने की अनुमति के लिए अभियोग चलाने वाले सदन की समस्त संख्या के 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर आवश्यक है। कि जैसे कि उसके ऊपर निम्न सदन ने अभियोग लगाया है तो उस निम्न सदन के 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर उसके ऊपर अनिवार्य होते हैं। और यदि अभियोग का प्रस्ताव सदन की कुल संख्या 2/3 सदस्यों के द्वारा स्वीकृत हो जाए तो उसके उपरांत द्वितीय सदन को, जैसे कि प्रथम सदन में 2/3 सदस्यों की अनुमति से उसको पास किया गया है तो उसको द्वितीय सदन में भेजा जाएगा और उसकी जांच की जाएगी। यदि इस सदन में भी राष्ट्रपति के विरुद्ध आरोप लगाए जाएंगे तो उसके बाद कुल सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत से महाभियोग के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया जाएगा और राष्ट्रपति को अपने पद से हटा दिया जाएगा। फिर आता है राष्ट्रपति की शक्तियां और कार्य, कि राष्ट्रपति की क्या क्या शक्तियां हैं। राष्ट्रपति की शक्तियों को 2 भागों में बांटा गया है, एक तो है समकालीन शक्तियां और दूसरी है संकटकालीन शक्तियां। सामान्यकालीन शक्तियों में प्रथम आती है कार्यपालिका अथवा प्रशासनिक शक्तियां, कि संविधान के अनुच्छेद 53 के अनुसार कि संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी और इसका प्रयोग संविधान के अनुसार स्वयं या अपने अधीनस्थ मंत्रियों के द्वारा करवाया जाएगा। फिर दूसरी आती है महत्वपूर्ण अधिकारियों की नियुक्ति और पदच्युति, कि वो जो महत्वपूर्ण अधिकारी होते हैं जैसे कि प्रधानमंत्री की सलाह से अन्य मंत्रियों की नियुक्ति, राज्यों के राज्यपालों की नियुक्ति, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति, इन सब की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति भी प्रधानमंत्री के परामर्श से की जाती है। फिर तरह है शासन चलाने संबंधी, कि इस संबंध में विभिन्न प्रकार के नियम बनाए जा सकते हैं। वो संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, सर्वोच्च न्यायालय के अधिकारियों और
कर्मचारियों की नियुक्ति तथा नियंत्रण व महाभिलेख परिषद शक्तियों से संबंधित नियमों का निर्माण भी करता है और मंत्री परिषद के सदस्यों के बीच विभागों का वितरण भी इन्हीं के द्वारा किया जाता है। अब वैदेशिक क्षेत्र में शक्ति कि भारतीय संघ का वैधानिक प्रमुख होने के नाते राष्ट्रपति वैदेशिक क्षेत्र में भारत का प्रतिनिधित्व करता है। वो विदेशों में स्थित भारतीय दूतावासों के लिए राजदूतों व कूटनीतिज्ञों प्रतिनिधियों को भी नियुक्ति करता है। अब आता है सैनिक क्षेत्र में शक्ति कि जो सेना का जो हवाई थल सेना, वायु सेना और जल सेना, इन सभी सेनाओं का संचालन भी राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है और इन सभी सेनाओं का जो प्रधान होता है वो प्रधान सेनापति भी होता है और कानून के अनुसार ही ये इनके ऊपर कार्य कर सकता है। युद्ध और शांति आदि के विषय में कानून बनाने की शक्ति केवल संसद को प्राप्त है और इस राष्ट्रपति संसद की बिना स्वीकृति के ना तो युद्ध की घोषणा कर सकता है और ना ही सेनाओं का प्रयोग कर सकता है। ठीक है, अब आता है विधायी शक्ति कि भारत का राष्ट्रपति भारतीय संघ की कार्यपालिका का वैधानिक प्रधान है, न उसे भारतीय संसद का एक अभिन्न अंग माना गया है और राष्ट्रपति को विधायी क्षेत्र की विभिन्न शक्तियां प्राप्त है, जैसे कि विधायी क्षेत्र का प्रशासन, संसद सदस्यों के द्वारा मनोनीत करने की शक्ति कि सदस्यों को मनोनीत करने की शक्ति भी इसके पास होती है कि राष्ट्रपति और विधायी शक्तियों का शक्ति कि संसद के अधिवेशन में प्रारंभ में राष्ट्रपति दोनों सदनों की बैठक में भाषण देता है और उसके द्वारा संसद में संदेश को उनकी बैठक में भाषण देने का कार्य भी किया जाता है। फिर है वित्तीय शक्तियां कि राष्ट्रपति प्रत्येक वित्तीय वर्ष के प्रारंभ में संसद के दोनों सदनों के सम्मुख भारत सरकार की उस वर्ष के लिए आय और वितरण का भी रख सकता है। फिर आता है न्यायिक शक्तियां कि संविधान की न्यायपालिका की स्वतंत्रता के सिद्धांत को अपनाया गया है और उच्चतम और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति भी की जाती है और इसमें राष्ट्रपति को एक महत्वपूर्ण शक्ति समाधान की भी प्राप्त है कि अगर किसी न्यायालय में अगर उसको न्यायाधीश के द्वारा ये दिया गया है कि इसको सजा दी गई, लेकिन अगर राष्ट्रपति को लगता है कि उनका निर्णय गलत है तो वो क्षमा देने का जो प्रावधान है वो भी राष्ट्रपति के हाथ में है, जो उनको एक अभिन्न शक्ति प्रदान करता है। अब आता है संकटकालीन शक्तियां। संकटकालीन शक्तियां कि अगर संकट के समय संविधान के द्वारा राष्ट्रपति को विशेष शक्तियां प्रदान की गई हैं, जैसे कि पहली है युद्ध, बाहरी आक्रमण और आंतरिक अशांति की स्थिति से संबंधित संकटकालीन व्यवस्था कि अगर यहाँ पे इस प्रकार आपातकाल, युद्ध, बाहरी आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह इस प्रकार की आशंका अगर घोषित होने किया जा सके तो केवल अशांति के नाम पर आपातकालीन घोषित नहीं किया जा सकता। राष्ट्रपति के द्वारा अंतर्गत आपातकाल की घोषणा तभी की जा सकेगी जब मंत्रिमंडल लिखित रूप से राष्ट्रपति को इस घोषणा के लिए अवगत कराएगा और राष्ट्रपति घोषणा के एक माह के अंदर संसद के विभिन्न बहुमत के अनुसार सदस्यों की तिहाई सदस्यों की स्वीकृति की आवश्यकता होगी और इसे लागू करने के लिए 6 माह का समय भी चाहिए। अब दूसरी शक्ति आती है कि राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल होने से उत्पन्न संकटकालीन व्यवस्था के अनुच्छेद 356 के अनुसार राष्ट्रपति को राज्यपाल के प्रतिवेदन पर या किसी भी प्रकार से समाधान हो जाए कि ऐसी परिस्थिति पैदा हो गई है कि राज्य का शासन संविधान के अनुसार नहीं चल पा रहा है तो उसे चलाने के लिए वो संकट काल की घोषणा भी कर सकता है। फिर आता है वित्तीय संकट कि अगर आपने यहाँ पे वित्तीय संकट उत्पन्न हो गया है तो राष्ट्रपति उसमें संकटकालीन शक्ति लगाकर राष्ट्रपति शासन लागू कर सकता है कि राष्ट्रपति को ये विश्वास हो जाए कि ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो गई है जिसमें भारत के स्थायी खतरा हो गया है या वित्तीय संकट की घोषणा हो गई है, तो ऐसी घोषणा के लिए वो अवधि निर्धारित करेगा जो प्रथम प्रकार की संकट की घोषणा भी हो सकती है। ठीक है, आज हमने पढ़ा राष्ट्रपति की योग्यता, राष्ट्रपति का निर्वाचन, राष्ट्रपति के पदोच्युति और राष्ट्रपति के अधिकार और शक्तियां और कार्य। ठीक है, अगली क्लास में अब हम पढ़ेंगे उपराष्ट्रपति